Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 5 नवंबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कोरियन पेनिनसुला को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। जो एशियाटिक लायन है ये केवल और केवल भारत में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो डबल हम्प्ड कैमल है ये भी केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर डबल हम्प्ड कैमल की जगह आ जाता है वन हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनोसोरस जो है ये भी नेचुरली केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद में नीचे ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ करो। नीचे ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आज अगर आप लोग गूगल पर जाते हो और जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करते हो माउना लोआ, तो इसके बारे में आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि लगातार पब्लिश हो रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। माउना लोआ बेसिकली एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है जो कि इरप्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पर साइंटिस्ट का अनुमान है कि ये फट सकता है, जिसकी वजह से इसके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे अपील भी की गई है कि आप वहाँ से हट जाओ। तो काफ़ी सारे आर्टिकल जैसे मैंने बताया पब्लिश हुए हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश ढेर सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर आप लोग एक बार नज़र मार सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर कवर किया है। इनफैक्ट यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर इन्होंने डिटेल से समझाया है माउना लोआ के बारे में, जो कि आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो ढेर सारे आर्टिकल्स इस माउना लोआ को कवर कर रहे हैं। पता ये अपने आप में एक सबसे बड़ा वॉल्केनो है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो मतलब चौंकाने वाली बात यह है कि यह आखिरी बार कब इरप्ट हुआ था। आखिरी बार ये फटा था 1984 में। और ये जो माउना लोआ है ना, इस माउना लोआ के साथ 4 वॉल्केनो और हैं, यानी कि 4 को हम इसमें और ऐड कर दें तो ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये 5 वॉल्केनो साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा आइलैंड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हवाई आइलैंड। क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं हवाई आइलैंड। ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि 5 वोल्केनो हैं, और उन 5 वोल्केनो में जो सबसे बड़े साइज़ का वोल्केनो है वो है माउना लोआ। अब इसमें किस प्रकार की हलचल नोटिस की गई है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से लगातार बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। इनफैक्ट साल 2021 में पिछले साल भी बहुत सारे भूकंप आए थे इस वॉल्केनो के आसपास, और अभी भी पिछले 4 दिनों से नोटिस किया जा रहा है यहाँ पे भूकंप आता हुआ, लगभग 5.1 मैग्नीट्यूड का, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा नंबर है। इस प्रकार से यहाँ पर इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है, और ऐसे बहुत सारे अर्थक्वेक्स वहाँ पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी किया गया था, और उससे पहले 20 दिन पहले से ही हम कह सकते हैं कि कुछ दिन छोड़कर यहाँ पे अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक कंसर्न दिखाया है और बताया है कि हो सकता है कि ये जो वॉल्केनो है ये इरप्ट हो जाए। दैट इज़ वाई जो आसपास इसके रहने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को अभी अपील की है कि वो सब वहाँ से हट जाएं। ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सप्लेन सेक्शन पर पिक्चर निकाली है, आप लोग इसको देख पाओगे।
तो माउना लोआ ये दिखाई देता है, जो ये हवाई आइलैंड है इसके एक पर्टिकुलर एरिया से हम इसको देख सकते हैं। 27 अक्टूबर को भी यहाँ पर साइंटिस्ट ने इसको लेकर कंसर्न दिखाया था, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं कि हाँ ये इरप्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सपोज़ यहाँ पर ये पूरा का पूरा हवाई आइलैंड है, ये बेसिकली यहाँ पर 5 वॉल्केनो से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो 5 वॉल्केनो हैं तो इनके सबके नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर माउना किया, उसके बाद में यहाँ पर किलोए आपको देखने को मिलेगा, इधर कोआला देखने को मिलेगा और इधर यहाँ पर हुआ लाई देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा एरिया कवर कर रहा है वो है माउना लोआ, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। दिक्कत यहाँ पर यही, आखिरी बार 1984 में फटा था, 1984 में इरप्ट हुआ था। अब बेसिकली कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ग्राउंड है वो काफ़ी शेक कर रहा है, माउना लोआ यहाँ पर इरप्ट हो सकता है, इसको लेकर कंसर्न दिखाया गया। उसके बाद में माउना लोआ की बात करें तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये टोटल 5 वोल्केनो है, जिसमें से सबसे बड़ा वोल्केनो माउना लोआ है। ये 5 के 5 मिलकर साथ में एक हवाई का आइलैंड बनाते हैं। और देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या, ये वोल्केनो जो माउना लोआ है ना, ये अपने आप में लार्जेस्ट वॉल्केनो है, लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है। टॉलेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टॉलेस्ट मतलब हाइट में बड़ा हो जाना, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं लार्जेस्ट की। जब हम लोग बात करते हैं टॉलेस्ट की, यानी कि हाइट में सबसे ऊंचा होना, तो वो यहाँ पे आप कह सकते हो माउना लोआ नहीं है, वो टॉलेस्ट के अंदर आता है माउना किया, जो कि इसके पास में ही है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। लेकिन जब बात आती है एक सबसे बड़े लार्जेस्ट वर्ड का जब यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो मतलब ये एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है। तो माउना लोआ बेसिकली लार्जेस्ट वॉल्केनो है, और ये जो हवाई आइलैंड है इसका पूरा आधा हिस्सा उसी माउना लोआ से घिरा हुआ है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पिक्चर में देखा था। जब बात आती है टॉलेस्ट की तो वो टाइटल जाता है माउना किया को, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। बाकी माउना लोआ लास्ट बार इरप्ट हुआ था आज से 38 ईयर्स पहले। और अगर हम लोग इतिहास को देखें तो लगभग 1843 से काफ़ी बार ये इरप्ट हो चुका है, ठीक है ना, काफ़ी बार यहाँ पर ये फट भी चुका है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो अपने आप में ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। या अगर हम लोग बात करें वॉल्केनोस की स्टेट होती है, तो इसका स्टेटस कौन सा है, ये बेसिकली एक एक्टिव वॉल्केनो है। अब जब स्टेट की बात करते हैं तो 3 प्रकार के वॉल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, एक होता है डोरमेंट वॉल्केनो और एक होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉल्केनो का, तो एक ऐसा वॉल्केनो जिसका जो मैग्मा चैम्बर होता है, जिसमें जो मैग्मा भरा हुआ है ना, जब ये बाहर निकलता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो एक्टिव वॉल्केनो होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका मैग्मा चैम्बर जो है ना वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, ठीक है ना। अब भरा हुआ होता है तो कहीं पर भी ये इरप्ट हो सकता है, कभी भी इरप्ट हो सकता है। फिर उसके बाद में आता है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो के अंदर जो मैग्मा चैम्बर होता है वो धीरे धीरे भर रहा होता है, बहुत स्लो स्पीड यहाँ पर होती है, तो कब फटेगा इसमें यहाँ पर कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। फिर होता है एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का जो मैग्मा चैम्बर होता है वो इनएक्टिव होता है, यानी कि वो बेसिकली एक डेड वॉल्केनो, वो कभी इरप्ट नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार के स्टेट होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में इस माउना लोआ की बात करें तो ये तो एक एक्टिव वॉल्केनो है, यानी इसका मैग्मा जो चैम्बर है ना वो पूरी तरह से एक्टिव है, लावा भरा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये एक शील्ड वॉल्केनो है। कौन सा वॉल्केनो? शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो का मतलब है इस प्रकार से आप देखोगे बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इनफैक्ट ये जो इमेज, ये जो ड्राइंग बनाई गई है सामने, ये भी माउना लोआ की ही बनाई गई है। 180 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 180 किलोमीटर एरिया में एक ज्वालामुखी फैला हुआ है, पूरे एरिया में एक तरीके से स्प्रेड हुआ है वो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से इसकी जेंटल स्लोप होती है, यानी कि ज़्यादा ऊपर की साइड में ये खड़ा नहीं है, आसपास यहाँ पर फैला हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो। यहाँ पर जो, अगर यहाँ पे आप सपोज करो कि ये जो वॉल्केनो ये फट जाता है, ये इरप्ट होता है, तो इरप्ट होने के बाद जो इसमें से यहाँ पर लावा निकलेगा ना, वो लावा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फट कर ऊपर नहीं जाएगा, वो लावा यहाँ पर धीरे धीरे निकलेगा और वो सब यहाँ पर बहता हुआ चला जाएगा, और बहता हुआ बहुत दूर तक एरिया को वो कवर करता है। और ये जो लावा है ये फिर ऐसे कवर होने के बाद में ऐसे जमता रहता है, ऑब्वियस सी बात है, ये फैला लावा ये जम गया, फिर ये कभी फिर फटेगा, फिर इसके ऊपर लावा निकलेगा, फिर ये जम जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है ना कि लेयर्स बन जाती हैं। ये जो आप लेयर्स देख रहे हो ना, ये बेसिकली लावा की हैं। ये लावा जो है वो सॉलिडिफाई हो चुका है, ठोस हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये और ज़्यादा फैलता हुआ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो। आई होप आप लोग को शील्ड वॉल्केनो का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समझ में आ चुका है। ये सारी चीज़ें आपके ज्योग्राफी के लिए जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना, वो ये है कि ये तो हम लोगों ने बात कर ली माउना लोआ की। अभी रिसेंटली एक वॉल्केनो न्यूज़ में था, तोंगा वॉल्केनो, आपको पता होगा इसके बारे में।
तो ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे वॉल्केनोज यहाँ पर न्यूज़ में है। जापान की साइड से एक सबमरीन वॉल्केनो था, आपको याद होगा। तो ये काफ़ी सारे वॉल्केनो न्यूज़ में है। उनकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, आप लोग प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना, जो कि इस साल न्यूज़ में रहे हैं। तो उनको पढ़ लेना, क्योंकि जो जो न्यूज़ में उससे ही पॉसिबिलिटी है कि आपसे प्रश्न बन सकता है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोगों को अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपसे पूछा जाता है, जो भी सवाल पूछे जाते हैं, उसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करो। जैसे अभी स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया, उसका आंसर देना है सभी को। उसके साथ साथ मैंने आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा, तो मैप में उसको जाकर देख लिया करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी लापरवाही ना करना, क्योंकि जो मैप वाले सवाल हैं वो सारे के सारे न्यूज़ में, और मैंने आपको दिखाया कि जो 2022 का प्रीलिम्स है जिसमें मैप्स को लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे। कैसे? जो मैं स्टार्टिंग में आपसे बोलता हूँ कि आज आपको मैप में यहाँ जाकर देखना है, ये प्लेस जाकर देखना है, ठीक है ना। तो प्लीज़ यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, और बहुत सारे सवाल आपसे बन सकते हैं, और सवाल बने भी हैं, वो कैसे बने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बात की जा रही है वर्ल्ड्स रिदम आर डेलिक्टेबल इंडिया एट डांस फेट। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो रिसेंटली क्या होता है, 1 नवंबर, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस आप कह सकते हो, या छत्तीसगढ़ फाउंडेशन। होता क्या है, छत्तीसगढ़ उस समय एक राज्य बनता है ना। कब बनता है? 1 नवंबर साल 2000 में। इस वजह से इस दिन हम लोग इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करते करते अब की बार एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया था। उस इवेंट के अंदर अलग अलग आप कह सकते हो कि देशों से, लगभग बाहर के 10 कंट्री से काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए थे, जिन्होंने यहाँ पर अपना इस प्रकार से एक परफॉर्मेंस भी दिखाया था, जो कि आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिख रहा है। और ये जो इवेंट है ये कब से कब तक चला? ये इवेंट 1 से लेकर 3 नवंबर तक चला था। तो आज 5 नवंबर है, तो काफ़ी सारी डिटेलिंग्स हमारे पास में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तब यहाँ पे ये आर्टिकल हम लोग को वो सारी बातें बताता है। तो अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने आपको बताया 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। इसी के साथ साथ 1 नवंबर से 3 नवंबर तक एक इवेंट यहाँ पर चला है, जिसका नाम है नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। तो ये जो ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब पीपल ने पार्टिसिपेट किया था। और इस पूरे ट्राइबल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर के अंदर में। अब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो लगभग 1500 से ज़्यादा जो ट्राइबल आर्टिस्ट थे वो यहाँ पर थे। और आप कह सकते हो जो ये 1500 से ज़्यादा का नंबर है ना, इसमें इंडियन आर्टिस्ट भी थे, और इंडिया के साथ साथ बाहर के लगभग 10 कंट्रीज से और भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे इंडिया के अंदर में इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो 10 देश कौन कौन से हैं? तो उसमें आता है मोजाम्बिक, मंगोलिया, तोंगा, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, सर्बिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट। ये सब ने मिलकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट को अभी के समय पर होस्ट किया है, और आपको ये पिक्चर्स दिख रही होंगी। क्लियर हुआ? ये तो हमारा करंट इशू हो गया, कि जो कि अभी करंट अफेयर में चल रहा है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हाँ बन सकता है, फाउंडेशन डे के वगैरह के बारे में डायरेक्टली वन डे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। लेकिन अब यूपीएससी के लिए जब आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत डिटेलिंग्स में जाना है, और वो सारी डिटेलिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करवा ही देता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ डिटेलिंग्स के ऊपर, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहली बात, हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ की फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो छत्तीसगढ़ है ये एक राज्य बना था मध्य प्रदेश से निकलकर, यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों कंबाइन हुआ करता था। लेकिन 1 नवंबर साल 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बाहर निकला और एक पर्टिकुलर राज्य वो बन गया। फिर उसके बाद में इसके अंदर कितने स्टेट्स, सॉरी इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट थे? लगभग यहाँ पर 16 डिस्ट्रिक्ट के साथ में छत्तीसगढ़ अलग हो गया था मध्य प्रदेश से, और फिर उसके साथ पूरा का पूरा एक स्टेट बनकर आया। अब अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत बड़े साइज़ का है। कितने बड़े साइज़ का है? तो इंडिया के अंदर ये 10वें नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा स्टेट है। इसका लैंड एरिया कितना है? तो लगभग 1,35,190 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इतना ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ स्टेट इंडिया का 10वें नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा स्टेट है। फिर उसके बाद में ये पर्टिकुलर राज्य एक बहुत इंपॉर्टेंट हब है। किस चीज़ के लिए? स्टील के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारा स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पावर का प्रोडक्शन किया जाता है। इनफैक्ट हमारे पूरे भारत में जितना भी स्टील का प्रोडक्शन होता है उसका 15% प्रोडक्शन केवल और केवल छत्तीसगढ़ में किया जाता है।
उसके बाद में छत्तीसगढ़ खासकर फोकस कर रहा है अभी के टाइम पर एग्रीकल्चर के ऊपर भी, यानी स्टील का प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे है। कितना आगे है तो ये समझो, छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर आप कह सकते हो काम कर रहे हैं या फिर उनको रोजगार मिला है, तो 80% लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही इन्वॉल्व हैं। उसके बाद में जब इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा पोर्शन केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, इसी वजह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धान का कटोरा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाउल ऑफ राइस, क्योंकि यहाँ पर चावल का प्रोडक्शन बहुत भरपूर मात्रा में किया जाता है। देन बॉर्डर्स की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे बॉर्डर्स के बारे में पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ कौन कौन से राज्य के साथ में अपनी सीमा को शेयर करता है, तो इसमें देखो यहाँ पर 7 राज्य आते हैं जिसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, उसके बाद में झारखंड, देन उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ये 7 राज्य हैं जिनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया। अभी मैं आपको वहाँ पे मैप में भी दिखा दूंगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, सभी को पता चल गया। लैंग्वेज की बात करें तो छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है, लेकिन हिंदी प्रोमिनेंट है, हिंदी का ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइब्स की बात करें तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे कि आप देखोगे मिरियाम हो गया, बाइगा, कमर्स, उसके बाद हलबास, कोन्स, भुमजा, कंवर। तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं ये छत्तीसगढ़ के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन होता है। ऑब्वियस ही बात है, सभी जगह पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन अपने अपने स्टेट के बहुत सारे अलग अलग उनके त्यौहार भी हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। तो छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो यहाँ पर आता है बस्तर लोकोत्सव, उसके बाद में कोरिया मेला, फागुन वदाई मदाई फेस्टिवल, उसके बाद में गोंचा फेस्टिवल, पोला फेस्टिवल, और इस प्रकार से और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। अब उसके बाद में यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, खनिज पदार्थों के बारे में। तो जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसी को लेकर यूपीएससी ने पहले एक सवाल पूछा भी था। मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, खनिज पदार्थों की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। किसका? कोयले का, आयरन का, डोलोमाइट का। तो कोयला, आयरन, डोलोमाइट, इन सब का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। उसके अलावा कोल, आयरन, डोलोमाइट के अलावा बॉक्साइट, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो टिन है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जो टिन के भंडार हैं, जितने भी भंडार हैं, उसका 35.4% का कंट्रीब्यूशन केवल और केवल छत्तीसगढ़ ही करता है। मतलब पूरे भारत के अंदर 35.4% का कंट्रीब्यूशन टिन के भंडार के मामले में छत्तीसगढ़ की साइड से आता है। तो छत्तीसगढ़ एक लौता एक ऐसा राज्य ही बन जाता है जो कि टिन कॉन्सेंट्रेट को प्रोड्यूस भी करता है। तो टिन के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं, महानदी, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, इस प्रकार से आपको बहुत सारी नदियाँ देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और टाइगर रिजर्व भी है। अगर हम लोग नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क ध्यान रखना सही रहेगा, 3 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर वैली नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो भरपूर मात्रा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि आप लोग को ये सारे के सारे नाम दिख रहे होंगे। मैं नाम रीड ही करूंगा, तो इससे अच्छा आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ के अंदर मैं ये सारे के सारे नाम प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करें तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, दैट इज NTCA, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने बेसिकली देखो 2 पर्टिकुलर एरिया को कंबाइन करके उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। मतलब एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दूसरा तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को कंबाइंड एरिया को मिलाकर, मतलब दोनों को साथ में मिलाकर आप कह सकते हो एज अ टाइगर रिजर्व डेजिग्नेशन दे दिया है इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, कैसे याद रखा जाए? सब कुछ याद रखा जा सकता है जब टाइम टू टाइम रिविजन किया जाएगा, क्योंकि एक चीज़ को आप लोग एक बार पढ़ लेते हो ना तो उसके दिमाग में बैठता नहीं, या फिर इतने कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ो, आपके अब जो मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए कि आपका सारा का सारा कंसंट्रेशन उसी में लगा दो जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हो। जब पूरे कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को पढ़ते हो तो याद रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको रिवीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब जब ये आर्टिकल न्यूज़ में आते हैं तो मैं बार बार इनको रिपीट इसी वजह से करता रहता हूँ, ताकि आप लोग इनको अच्छे से याद कर सको, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ, क्योंकि बार बार एक चीज़ को देखेंगे तो वो दिमाग में बैठ ही जाती है।
ठीक है ना। बाकी रिवीजन के लिए कुछ और भी लेकर आएंगे और रिवीजन यहाँ पर फिर संडे वगैरह में भी रखा करेंगे पूरे सप्ताह का। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक सवाल को। साल 2008 में एक सवाल पूछा गया था। वो सवाल क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन अ नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये साल 2008 का सवाल था। यहाँ पर आपको नीचे कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर ये 4 मिनरल्स के नाम दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा मिनरल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इधर बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन और यहाँ पर टिन का नाम भी दिखाया गया है। तो कौन सा इसमें? तो आप कहोगे सर हमने चारों ही पढ़ा है। हाँ, तो बिल्कुल सही पढ़ा है। चारों ही आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि नीचे ऑप्शन में यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर मेंशन किया गया है कि चारों के चारों मिनरल्स छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलो अगले सवाल पर आते हैं, मतलब अगले आर्टिकल पर। देन यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, मथुरा और वृंदावन। सभी ने नाम सुना होगा। अब मथुरा और वृंदावन का एम, इनका मकसद यहाँ पर यह है कि हम एक कार्बन न्यूट्रल बने साल 2041 तक। अब कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि मथुरा वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए पर्पस की वजह से ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों ही एरिया को हम कार्बन न्यूट्रल बनाने वाले हैं 2041 तक। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि यहाँ पर ज़रा सा भी पोल्यूशन नहीं किया जाएगा। जो पोल्यूशन होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लेकिन वो पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये काम यहाँ पर किया जाने वाला है 2041 तक। तो बेसिकली यहाँ पर ये कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगे, मतलब लोग घूमने भी जा रहे हैं बहुत सारे, उसके बाद भी वहाँ पर कोई भी कार्बन का पोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा वो सारी बातें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेंशन करा है। मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर बोला गया है, इसका मतलब ये होगा कि जो पूरा का पूरा ब्रज वाला रीजन है, इस ब्रज वाले रीजन के अंदर आप देखोगे वृंदावन, कृष्ण जन्मभूमि, ये सारे एरियाज आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, हर साल बहुत भीड़ लगती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आज के समय पर बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स चल रहे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, कार्बन रिलीज होता है। तो उन व्हीकल्स को कर दिया जाएगा बैन, और उन व्हीकल्स को बैन करने के बाद में वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना भी होगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला होगा, ताकि जो लोग जाएंगे घूमने के लिए, इधर उधर ट्रैवल करना होता है, एक पर्टिकुलर टेम्पल से दूसरे पर्टिकुलर टेम्पल पर जाने के लिए भी आपको बीच में ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आप कर पाओगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से। सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसे हम लोग और भी बहुत सारे काम करेंगे जिससे कि ये दोनों एरिया कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनेगा, कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। जैसे कि यहाँ पर लगभग 252 वाटर बॉडीज़ हो गया, उसके बाद में 24 अलग अलग जंगल हैं इस एरिया के अंदर, उन सबको वापस से रिवाइव किया जाएगा, वापस से जीवित किया जाएगा। जो भी नुकसान जंगलों को हुआ है वो सब वहाँ पर वापस से ठीक होता हुआ नजर आएगा। ये हमारा फोकस रहने वाला है इस पूरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन इस प्लानिंग के अंडर में मैंने आपको बताया जो चीज़ें को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, वो धीरे धीरे होगा। इस वजह से 2041 तक हम लोगों ने यहाँ पर ये पूरा का पूरा टारगेट रख रखा है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा कुछ यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन थी नहीं। इससे क्या होगा, इससे जो लोकल इकोनॉमी है वो भी और ज़्यादा बूस्टअप होती हुई नजर आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई बात याद रखने वाली बात नहीं है, बस खाली इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप पढ़कर चलो। कुछ आर्टिकल आता है, बड़ा आर्टिकल आता है आगे, तो आप आराम से लिंक कर पाओगे बस। देन उसके बाद द हिंदू की वेबसाइट पर एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसको हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल को वैसे लिखा गया है, एक हमारे व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम साहब। इन्होंने यहाँ पर लिखा है बनाना को लेकर, जो केला होता है ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। बनाना द हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट करके यहाँ पर हेडिंग दी है। काफ़ी सारी बातें इन्होंने बताई हैं। इन्होंने बताया कि जो ये बनानाज हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है साउथ इंडिया के अंदर में, है ना। पूजा के अंदर जो भी हमारा सेलिब्रेशंस होता है, पूजा वगैरह होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग यहाँ पर मंदिर के एंट्रेंस को सजाते हैं इन बनाना से। उसके बाद में जो बनाना का पत्ता होता है, केले का पत्ता होता है, उसका भी बहुत सारी जगह पर उपयोग किया जाता है ना। जो बनाना फ्रूट है वो यहाँ पर देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। ये बात यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट आज के समय पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एरियाज में, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर भी हम लोग जैसे कि अभी क्लीन एनर्जी की तरफ, सारी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बनाना लीव्स का, बनाना जो केले का पत्ता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। केले के पत्ते के ऊपर खाना भी खाया जाता है साउथ इंडिया के अंदर। तो ये भी काफ़ी फेमस चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो बनाना एक हाई न्यूट्रिशियस फ्रूट है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं और बोलते हैं कि ये
इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताते हैं कि एक देखो, एक पवित्र फल भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि बनाना को हम लोग एक तरीके से एक समान समझते हैं लॉर्ड बृहस्पति के समान समझते हैं, जो हमारे जुपिटर होता है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर इसको काफ़ी पवित्र भी माना जाता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग जो थर्सडे होता है ना, जो बृहस्पति होता है, उसको केला खाते भी नहीं है, ऐसा होता है, क्योंकि लॉर्ड बृहस्पति की पूजा भी होती है, ऐसा मतलब हम लोग बिलीव भी करते हैं। फिर अगर थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री देखें तो डॉक्टर के टी आचार्य इन्होंने अपनी किताब लिखी है, एक इंडियन फूड आ हिस्टोरिकल कंपेनियन। तो इस किताब के अंदर मेंशन किया गया है कि जो बनाना है ना, ये बेसिकली आप देखोगे तो इसके बारे में मेंशन ये किया गया, बनाना हमारे साउथ इंडिया में पहली बार आया था। वो साउथ इंडिया में कहाँ से आया था? न्यू गिनी आइलैंड से। न्यू गिनी आइलैंड से आया था, समुद्र के माध्यम से साउथ इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने खूब सारा प्रोडक्शन किया और आज के टाइम पर हम लोग एक नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं बनाना के, ठीक है ना। तो बनाने के नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं। और इंडिया के बाद यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो यहाँ पर आता है चाइना। ये प्रोड्यूसर के बारे में ज़रूर ध्यान रखना यार, क्योंकि अभी आपको पता होगा आज से 2 साल पहले शायद 2019 का पेपर था, उसमें राइस के प्रोड्यूसर को लेकर सवाल पूछ लिया गया था कि भाई चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है उस समय पर, है ना। तो इस प्रकार से सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने अभी करंट इशू पढ़ा कि साउथ इंडिया के अंदर बनाना का कितना बड़ा रोल है, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, लॉर्ड बृहस्पति जी से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हमने भी डिस्कस करी। ये तो यहाँ पे हमारे करंट इशू के अंदर आता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, यानी कि कुछ फैक्चुअल डेटा जहाँ से सवाल बनता है, क्योंकि मेन चीज़ ये कि आपको करंट अफेयर को स्टैटिक से रिलेट करना होगा। तो करंट अफेयर आपने पढ़ा, अब स्टैटिक यानी जहाँ से सवाल बनेगा वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बनाना की बात करें तो बनाना को ग्रो करने के लिए, इसको उगाने के लिए कैसी कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है। देखो, बनाना बेसिकली एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और ये कितने ज़्यादा टेम्परेचर में आप कह सकते हो ग्रो होगा, तो लगभग यहाँ पर इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेम्परेचर पर आप बनाना को ग्रो करोगे तो वो बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन होगा बनाना के लिए। उसके बाद में मेंशन किया जाता है कि जो ये बनाना का प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर आपको कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलेगा, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उसके बाद बंगाल। यहाँ सभी जगह पर बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास में कुछ सेंट्रल और नर्दर्न रीजन्स भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो आपका होगा यहाँ पर भी ग्रो किया जाता है। हाँ, बनाना यहाँ पर भी ग्रो किया जाता है, लेकिन कोई ज़्यादा नंबर में ग्रो नहीं किया जाता, इस वजह से इनकी चर्चा थोड़ी कम होती है। लेकिन जो कोस्टल रीजन्स है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है बनाना का, खासकर इंडिया में, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा, यहाँ पर हर साल भारत ना 29 मिलियन टन के आसपास बनाना का प्रोडक्शन करता है, यानी कि हर साल भारत 29 मिलियन टन बनाना प्रोड्यूस करता है। इसी की वजह से इंडिया यहाँ पर एक टॉप प्रोड्यूसर बना हुआ है बनाना का। और इंडिया के बाद में जो सेकंड है वो है चाइना। चाइना करता है 11 मिलियन टन, लेकिन इंडिया करता है 29 मिलियन टन का प्रोडक्शन। फिर उसके बाद में आर्टिकल में राइटर ने बनाना के न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में भी डिस्कशन किया है। क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है? जो हमारा बनाना होता है ना, इसके अंदर 10 से लेकर 20 mg तक कैल्शियम देखने को मिल जाएगा, 30 mg सोडियम, 34 mg मैग्नीशियम, 30 से 50 mg फॉस्फोरस और 100 ग्राम ऑफ एडिबल मटेरियल। ये मतलब एक 100 ग्राम के बनाना के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। और जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। चाहे हम लोग मैग्नीशियम की बात करें, वो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बनाना एक सुपर फूड भी कहलाता है, मतलब इंपॉर्टेंट फूड है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईजी है कंज्यूम करना, साथ ही साथ में न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत हाई है। देन उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, ये बनाना को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना देती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, बनाना का यूज़ इतना है कि आपने छिक्कल छीलने के बाद में केला खा लिया, लेकिन बाद में जो छिक्कल है ना, उस छिक्कल का भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ बायोचार या फिर बायोकार्ब कह सकते हो। तो बायोकार्ब का मतलब है इसको, यानी जो छिक्कल होता है ना, उसका हम लोग खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। छिक्कल को सड़ा कर उसको खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है पेड़ पौधों के अंदर में। उसके साथ साथ उस छिक्कल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, क्योंकि वो बायोमास का काम करेगा। तो बायोमास का काम करेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बनाना है उसके अपने आप पे कितने महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलेंगे। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के अंदर ओवरऑल कितना प्रोडक्शन देखने को मिलता है, कौन कौन सी रैंक है। अब बात करते हैं पूरे दुनिया के अंदर। बनाना का प्रोडक्शन पूरे दुनिया भर के अंदर
कहाँ पर स्टैंड करता है इसको समझते हैं। देखो जो एशियन बनाना है यानी कि पूरे एशिया की बात कर रहे हैं, तो एशिया के अंदर जो बनाना का प्रोडक्शन है ना वो अपने आप में पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। मतलब पूरे दुनिया में मान लो जितने भी देश है जहाँ पर भी बनाना का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 54% प्रोडक्शन केवल और केवल एशिया की साइड से हो रहा है। और एशिया में भी इंडिया और चाइना सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। इंडिया तो यहाँ पर दुनिया का बिगेस्ट बनाना प्रोड्यूसर है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है चाइना। और अगर हम दोनों को मिलाकर बात करें तो दुनिया भर में बनाना का जितना भी प्रोडक्शन होता है ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर 40% का प्रोडक्शन अकेली ही करती हैं। फिर ज़्यादातर जो बनानाज है ना वो इंडिया और चाइना में प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस होने के बाद में यहीं पर खा लिए जाते हैं, यानी कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर जो भी बनाना का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया के अंदर ही कंज्यूम कर लिया जाता है। जबकि यहाँ पर फिलीपींस एक ऐसा देश आ जाता है जो कि बनाना का प्रोडक्शन करता तो है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है, वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाता है। लेकिन इंडिया चाइना में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बनाना का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के साथ साथ इसका कंजम्पशन भी आप कह सकते हो कि इंडिया में ही देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की। अब बात करेंगे दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है बनाना का, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाता है वो है इक्वाडोर। इक्वाडोर सबसे ज़्यादा बनाना को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के अंदर जो बनाना सीजन्स हैं वो हर साल देखने को मिलता है, आपको पूरे साल केला मिल जाता है ना। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और साइंटिफिकली चलें, साइंटिफिक डेटा की तरफ आगे बढ़ें, तो बात ये की जाती है कि देखो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बनाना पूरे साल उगाया जाता है, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे भी हैं, बहुत सारे रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पर बनाना सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर उगाया जाता है। जैसे आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये बनाना की क्रॉप होती है, इसकी जो फसल होती है ना, इसको हम लोग लगाते हैं और लगाने के 12 से 15 महीने बाद इसकी कटाई कर दी जाती है और हम लोग को ये बनाना मिल जाता है। लेकिन बनाना सीज़न की बात करें तो पूरे साल वो जो सीज़न है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, असम और त्रिपुरा में चलता है। ये जो स्टेट है वो ऐसे स्टेट है जहाँ पर पूरे साल बनाना का प्रोडक्शन चलता है, पूरे साल सीज़न चलता है। लेकिन गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर सितंबर और नवंबर सीज़न अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट सीज़न माना जाता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे सवाल बन जाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यह है साल 2022 यानी कि अब की बार का प्रीलिम्स का सवाल। प्रीलिम्स के अंदर अब की बार टी बोर्ड को लेकर एक सवाल बन गया था, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था। टी बोर्ड को लेकर आपसे पूछ लिया गया कि भैया टी बोर्ड को लेकर आपको बताना है। तो टी बोर्ड को लेकर यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट, टी बोर्ड बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट, ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। तीसरा स्टेटमेंट, जो टी बोर्ड का हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में सिचुएटेड है। चौथा स्टेटमेंट, टी बोर्ड का जो ओवरसीज़ ऑफिस है वो दुबई और मॉस्को में है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए थे। अब बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें से आपको 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट देखने को मिलेंगे। टी बोर्ड एक स्टैचुरी बॉडी है और लास्ट वाला टी बोर्ड का जो एक ओवरसी ऑफिस है, विदेश में ऑफिस है, वो दुबई और मॉस्को में देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ वाई आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे सवाल आपसे बन जाते हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं ना। फिर बात आती है एक छोटे से आर्टिकल की। देखो आज ना सैटरडे है, सैटरडे में आर्टिकल ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, एडिटोरियल भी कम होता है, लेकिन आज एडिटोरियल है एक अच्छा, डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसको पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए तो आज रिपीट कर लेते हैं, जो रिवीजन है वो हो जाएगा, मतलब आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना। टॉपिक बात क्या की जा रही है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो भी दिल्ली के अंदर करंट टाइम पर पोल्यूशन है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी पोल्यूशन है इसको लेकर दुनिया भर में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे आर्टिकल्स इंडिया भर में पब्लिश हो रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक चिंता व्यक्त की जा रही है अलग अलग लोगों के थ्रू कि भाई पोल्यूशन एक लेवल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो इसके रिस्पॉन्स में जो यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, ये बोलते हैं कि जो भी पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है वो बेसिकली स्टबल बर्निंग की वजह से हो रहा है। जो पंजाब हरियाणा के अंदर स्टबल बर्निंग हो रही है, पराली को जलाया जा रहा है, वो जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन उड़कर आ रहा है दिल्ली के अंदर में, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। ठीक है ना। तो ये बात आप कह सकते हो कि थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको इस बात के रेफरेंस में पूरा का पूरा स्टबल बर्निंग का प्रोसेस पढ़ना होगा। स्टबल बर्निंग क्या है, क्यों इससे इतना नुकसान होता है, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको जानना होगा इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है। चलो और डिस्कस करते हैं। जब बात करेंगे स्टबल बर्निंग की तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर नंबर 2 और जीएस पेपर नंबर 3 दोनों में ही लिंक किया जा सकता है, खासकर एनवायरमेंट वाले सेक्शन में जीएस पेपर नंबर 3 में आप इसको लिंक कर पाओगे। तो बात ये आती है कि सर स्टबल बर्निंग होती क्या है। देखो स्टबल, जिसको हम लोग पराली के नाम से भी जानते हैं,
होता यहाँ पर यह है कि जो भी हम लोग फसल उगाते हैं, फसल उगाने के बाद में कटाई की जाती है, कटाई कर लिया गया, हमें अपना काम का सामान मिल गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारा क्रॉप वेस्ट होता है, रेसिड्यू होता है, वो क्रॉप जो वेस्ट है ना वो बच जाता है। अब वो जब बच जाता है तो हमें क्या करना है, उसको भी उखाड़ कर फेंकना है। अब फेंकने के बाद में हमें दूसरी फसल भी लगानी है। तो होता यहाँ पर यह है कि उसको फेंकने की बजाय एक अच्छा सोल्यूशन ये आता है फार्मर्स के पास में कि उसको जला दिया जाए। तो उसको जब जला दिया जाता है तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है और उस धुएं के अंदर बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस होती हैं। यही यहाँ पर एक कारण बन जाता है पोल्यूशन का। तो वही बताया गया। तो स्टबल बर्निंग क्या है ये मैंने आपको बता दिया। जो क्रॉप रेसिड्यू होता है ना, जब हम लोग यहाँ पर फील्ड से रिमूव करते हैं उस कबाड़ को, मतलब क्रॉप का जो वेस्ट है उसको हटाना पड़ता है हमें। हटाने के बाद में अगली हम फसल लगा पाएंगे। तो उसको हटाने का एक अच्छा खासा प्रोसेस यहाँ पर यह होता है कि भैया उसको जला दिया जाए। तुरंत जला देंगे, काम खत्म, दूसरी फसल लगा दो। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर रखी जाती है। लेकिन ये फार्मर्स के लिए एक बहुत आसान तरीका है, चीपेस्ट तरीका है। इसमें कुछ लग नहीं रहा है ना। क्या लग रहा है, कोई कॉस्ट लग रही है क्या? नहीं। बाकी चीज़ों में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम एक सॉल्यूशन लेकर आए थे स्टबल बर्निंग का, वो था पूसा डिकम्पोजर। याद होगा, हमने कल डिस्कस भी किया था। कल कह रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले डिस्कस भी किया था। तो पूसा डिकम्पोजर कैसे भारत के अंदर एक फेलियर हो गया, वो हाँ बिल्कुल फेलियर हो गया है वो। इसको लेकर एक आर्टिकल आपको याद होगा, मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था। तो वो फेलियर क्यों हो गया ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि स्टबल बर्निंग का एक सॉल्यूशन था हमारे पास पूसा डिकम्पोजर, वो फेलियर क्यों हुआ उसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आखिरकार ये जो स्टबल बर्निंग है इसके पीछे का मेन कारण क्या है। मेन कारण है कि भाई हमारे पास में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले क्या करते थे, फसल की जो कटाई है वो हाथ से होती थी, जड़ से उखाड़ लिया करते थे, फिर उसके बाद में दूसरी फसल लगा देते थे। लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब एक मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर आप देखोगे जो फसल है ना इसकी ऊपर ऊपर की कटाई हो जाती है। ये मशीन क्या करती हैं, ये अच्छे से जड़ से नहीं निकाल पाती हैं, ऊपर ऊपर से निकाल लेती हैं। अब वो बच जाता है ज़्यादा वेस्ट। अब वो कबाड़ जो कूड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि उसको जला दिया जाए। जलाने के बाद में उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक कारण बन चुकी है, जो कि बहुत बड़े बड़े इंचेस में जो स्टबल है ना इसको ज़मीन के अंदर छोड़ देती है, इसको फील्ड में यहाँ पर छोड़ देती है। तो उसको यहाँ पर हटाना पड़ता है, और हटाने का एक सही तरीका जला दिया जाए। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिल जाता है। उसके बाद में चलो अगर जला भी दिया जाए तो क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि इसके इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहली चीज़ देखो, इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। पोल्यूशन मतलब इससे बहुत सारी टॉक्सिक पोल्यूटेंट गैसेस निकलती हैं, जैसे कि यहाँ पे मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। तो ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि यहाँ पर इस पराली को जलाने के बाद में निकलते हैं। समझ में आई बात? फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया जाता है, देखो अब ये जो भी पोल्यूटेंट्स है, जो भी हार्मफुल गैसेस है ना, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो नुकसानदायक हैं, ये सभी को पता है। हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमंस के लिए भी, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा डैमेज ये क्रिएट करता है। बाकी इतना तो है ही, इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी, क्योंकि जब जब आप पराली को जलाओगे तो इससे जो सॉइल के अंदर यानी कि हमारी मिट्टी के अंदर जो उपजाऊपन है ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। और जो सॉइल हमारी वो काफ़ी कम फर्टाइल हो पाती है, और इसमें फिर अच्छे से आगे फसल नहीं उग पाती। इनफैक्ट यहाँ पर हीट पेनिट्रेशन मतलब कि जो जब स्टबल बर्निंग किया जाता है तो इससे इतनी गर्मी प्रोड्यूस होती है, जिससे वो गर्मी उस मिट्टी के अंदर चली जाती है, और मिट्टी के अंदर जो नमी है जो ह्यूमिडिटी है उस नमी को ख़त्म कर देती है। और इससे भी क्या होता है, वो ज़मीन है वो बंजर होती हुई नज़र आती है। आने वाले टाइम पर फिर उसके ऊपर फसल लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे नुकसान होते हैं स्टबल बर्निंग के। इसका हम एक सॉल्यूशन लेकर आए थे पिछले कुछ समय पर, वो था पूसा डिकम्पोजर। अब पूसा डिकम्पोजर क्या है, आओ इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस, एक केमिकल डेवलप किया था, पूसा डिकम्पोजर। इसमें क्या होगा, एक डिकम्पोजर है, उससे हम लिक्विड बनाएंगे, यानी कि डिकम्पोजर करके एक कैप्सूल बना दिए गए। 4 कैप्सूल से लिक्विड बनाया बहुत बड़ा, और उस लिक्विड को छिड़क दिया गया स्टबल के ऊपर, पराली के ऊपर। अब लिक्विड को छिड़कने से होगा क्या कि वो जो स्टबल है, वो जो पराली है, वो गल जाएगी कुछ दिनों में, 15 से 20 दिनों में गल जाएगी। ये बेसिकली यहाँ पर इसका एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये इंडिया के अंदर फेलियर हो गया। फेलियर क्यों हो गया? पहली बात, पहले क्या हो रहा था कि फार्मर्स कुछ नहीं कर रहे थे, उनको केवल और केवल जलाना था। कोई पैसा लग रहा था? नहीं। लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है, अब पूसा डिकम्पोजर को खरीदना पड़ रहा है, और खरीदने के बाद में इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पहले एक चीज़ और ये भी थी कि पराली को जलाया गया, और जलाने के बाद में तुरंत 1-2 दिन में काम खत्म हो गया, अपनी फसल लगाना शुरू कर दी गई।
लेकिन अब क्या है भैया, इसको डीकम्पोजर को पहली बात तो खरीदो, उसके बाद में इसको छिड़को, छिड़कने के बाद में 15 से 20 दिन वेट करो, कुछ दिन यहाँ पर फिर वेट करने पड़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर एक सोल्यूशन निकल कर आता है। तो ये बात यहाँ पर पूसा डीकम्पोजर के अंदर बताई जाती है, ठीक है ना। तो पूसा डीकम्पोजर बेसिकली कैप्सूल के फॉर्म में ही मैंने आपको बताया, और इससे हम लोग पराली को गला तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं। हालांकि इससे ज़्यादा नुकसान होता नहीं, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ये पूरे पर्टिकुलर आर्टिकल था, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। जो भी इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी मैं आपको हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग दे रहा हूँ ना, वो सब आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाती हैं। प्लीज़ पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करना और एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है ना। इस ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करना, साथ ही साथ में जैसे आप इस ऐप में इस पीडीएफ को ओपन करोगे आपको ये येलो कलर के छोटे छोटे सिंबल्स नज़र आएंगे, इस पर टैप करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, लेकिन एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया। जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे, अभी पता है ये जो एडिटोरियल है मैं आपके साथ में पूरा डिस्कस करूँगा, फिर उसको अच्छे से सुनना और अच्छे से सुनने के बाद में अपने वर्ड्स के अंदर इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू ओटीटी रेगुलेशंस इन इंडिया एंड डिस्कस सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। यानी कि आपको ओटीटी रेगुलेशन को लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं भारत के अंदर वो समझानी है। दूसरा आपको समझाना है कि जो हमारे पास में आईटी एक्ट है 2021 वाला, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं ये आपको बताना है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना, 2 पार्ट में आंसर आएगा, और लिखने के बाद में कहाँ पे आपको सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे आपको वो मेरा मेंस वाला चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर 36,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हो और डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख सकते हो। आंसर लिखने के बाद में एक काम करना, सबमिट करने के साथ साथ आपको करना क्या है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, एक दूसरे के आंसर्स को देखोगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में ऐड करने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सामने वाले के अगर आंसर में अगर कोई मिस्टेक होगी तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे बता पाओगे, ठीक है ना। तो इस कोऑपरेटिव वे में पूरा ग्रुप चल रहा है, तो उसको जाकर ज़रूर से ज्वाइन करना। नाउ आते हैं अपने एडिटोरियल पर। तो ये एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, इसको लेकर क्या क्या नुकसान देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और एग्जाम के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा गया है टीवी रामचंद्रन साहब ने, ठीक है ना। अभी जब मैं आप लोगों को इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पढ़ाऊंगा ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग को मिल चुकी है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली एक डिबेट लिख दी है, टेलीकॉस वर्सेस ओटीटी, यानी कि जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इनसे एक डिबेट चली है, इनसे एक लड़ाई चली है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। तो इस डिबेट में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। क्या होता है सब कुछ डिटेल से समझेंगे। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि हर एक एडिटोरियल के रिगार्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकाल कर दूंगा, जो कि सब एडिटोरियल से इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को अलग करता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स मिल पाते हैं, आप लिख सकते हो उन पॉइंट्स को। तो ओटीटी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात, राइटर बोलते हैं कि आज के समय पर मूवीज़ देखना या टीवी शोज़ देखना, एक समय पर क्या हुआ करता था, आपको घर पर बैठ कर देखना होता था या थिएटर में जाकर देखना होता था। कोई नई पिक्चर आई है तो आप थिएटर में जाकर उस मूवी को देखा करते थे, या फिर इंतज़ार करते थे कि कब वो टीवी पर वो पिक्चर आएगी। ऐसा होता था पहले। लेकिन अब क्या है ना कि अब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो गई है। अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि तुरंत मूवी आई आप घर पर बैठकर देख सकते हो। कैसे? उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को आपको देते हैं, ठीक है ना। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। आज के समय पर जो ये ओटीटी वीडियो स्ट्रीमिंग है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है इंडिया के अंदर। पिछले 2017 से लेकर 2022 के बीच में देखोगे तो 46% के आसपास आप देख पाओगे एक ग्रोथ देखने को मिली है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। तो पहले के कंपैरिजन, पहले बहुत कम लोग जानते थे ओटीटी के बारे में, बट आज के समय पर बहुत ज़्यादा लोगों को पता है ओटीटी के बारे में। इनफैक्ट इंडिया ओटीटी के मामले में एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन चुका है।
लेकिन पिछले कुछ समय पर एक डिबेट छिड़ चुकी है टेलीकॉम कंपनीज वर्सेस ओटीटी प्रोवाइडर्स। एक होता है टेलीकॉस, टेलीकॉस मतलब जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, ये सारी हमारी गिनी चुनी टेलीकॉम कंपनीज हैं। फिर उसके बाद में आता है इनके साथ में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो ओटीटी और टेलीकॉस इनके बीच में यहाँ पर एक डिबेट से छिड़ चुकी है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज ने यहाँ पर बोला है कि जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, ये फ्री में इन टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठा रही हैं। मतलब क्या है कि देखो, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से कैसे चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन चलेंगे पूरी तरह से। लेकिन उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, नेट डलवाना पड़ेगा फ़ोन में, क्योंकि नेट होगा नहीं तो चलेगा नहीं। अब नेट किस में डलवा रहे हो, एयरटेल में, वोडाफोन में, आइडिया में, जियो में, जो भी जिसमें भी एयरटेल जिसमें भी आप नेट डलवा रहे हो तो आपको नेट चाहिए। तो टेलीकॉम कंपनीज़ का कहना है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, ये हमारे कंधे पर रख बंदूक चला रही हैं। मतलब कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि फ्री राइड ले रहे हैं, हमारी सर्विसेज देकर हमसे, मतलब हम लोग सर्विस दे रहे हैं सब लोगों को, हमारा नेट इस्तेमाल करवा कर अपने खूब पैसा ये लोग कमा रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। इस प्रकार से यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज ने बोला, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक दूसरा चीज़ हो गया और इधर टेलीकॉम कंपनीज दूसरी चीज़ हो गई। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक डिबेट छिड़ गई है। टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं कि भैया आप फ्री राइड कर रहे हो हमारे ऊपर, फ्री में यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल पा रही हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्विस तो हम दे रहे हैं ना, बाकी आप पैसा कमा रहे हो उससे, अपनी जो भी यहाँ पर वीडियोस वगैरह स्ट्रीम कर रहे हो उसके माध्यम से। तो इसके लिए टेलीकॉम कंपनीज़ ने, जैसे एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनीज ने, उन्होंने एक बात और बोली। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि आपको कुछ पैसा हमें देना चाहिए, कुछ सर्विस जो चार्ज है ना वो देना चाहिए, क्योंकि आप लोग फ्री में यहाँ पर चल रहे हो, आपको कुछ लगाना नहीं पड़ रहा है ना। आप मूवीज़ वगैरह जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो बात अलग है, बट ये सारा काम हो पा रहा है, आपकी वीडियोस चल पा रही हैं, आपके प्लेटफॉर्म चल पा रहे हैं, क्यों? केवल इंटरनेट की वजह से। और वो इंटरनेट कौन दे रहा है? एयरटेल ऑफ जैसी कंपनी यानी टेलीकॉम कंपनीज दे रही हैं। अब पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार सर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं क्या। देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको शॉर्ट मूवीज़, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज़, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल बताऊं तो नेटफ्लिक्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, हॉटस्टार का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, अमेजन प्राइम है, उसके बाद में प्लूटो टीवी है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? ये सारे एग्जाम्पल हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के। सब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं। अब जो ये प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है, और इंडिया इतना बड़ा मार्केट बन चुका है ओटीटी प्लेटफॉर्म के मामले में कि हमने पहले कभी सोचा नहीं था। दुनिया का सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाला ओटीटी मार्केट है आज के समय पर, और 2024 तक हम दुनिया के अंदर, आप कह सकते हो कि छठे लार्जेस्ट मार्केट बन जाएंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतनी तेज़ी से ओटीटी प्लेटफॉर्म भारत में ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, भारत के अंदर जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ हो रही है, इसके पीछे के क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या कारण है, क्यों यहाँ पर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं? पहली चीज़ यहाँ पर एक कारण है अर्बनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। आपसे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि आज के समय पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो क्या कारण है जिसकी वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंक्रीज़ हो रहे हैं? तो पहली चीज़ तो शहरीकरण बहुत हो गया है, लोग थोड़े से एडवांस हो गए हैं, शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन हो गया, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो चीज़ें हैं उसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बढ़ावा दे रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, ऐसा यहाँ पर बताया गया। दूसरा, जो डिजिटल सर्विसेज है वो बढ़ चुकी हैं। डिजिटल सर्विसेज ना हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि अफोर्डेबल प्राइस पर हैं। मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कब चलेंगी? जब आपके पास में इंटरनेट होगा, और इंटरनेट इंडिया के अंदर बहुत सस्ता है, यकीन मानिए बहुत सस्ता है। क्योंकि जब आप लोग कंपेयर करोगे नेपाल से, तो नेपाल के अंदर इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब रोज़ाना कई 100 रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना है। इस वजह से नेपाल में ज़्यादातर लोगों के घरों में वाईफाई लगा हुआ है। वो लोग वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको वाईफाई अफोर्डेबल पड़ता है। भले ही महीने का 700-800 जो भी खर्चा होगा, ठीक है, तो वो अफोर्डेबल पड़ता है उस इंटरनेट के खर्चे से। इतना महंगा इंटरनेट है। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर जो इंटरनेट है वो काफ़ी सस्ता हुआ। इनफैक्ट जियो के बाद तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हुआ, है ना। फिर उसके बाद में इससे क्या होता है कि जो इंटरनेट यूज़र है वो डबल हो जाता है। उस समय पर भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, उस समय पर 1 GB मिलता था, 1 GB पूरे महीने चलाते थे। बट आज के समय पर 1 GB रोज़ मिलता है, और वो भी कम पड़ जाता है ना। 1 GB 2 GB रोज़ मिलता है, वो भी यहाँ पर कम पड़ जाता है। तो आज के समय पर क्या है, जो इंटरनेट यूज़र है वो भी यहाँ पर डबल हो चुके हैं, है ना। अब डिजिटल पेमेंट का ज़माना चल रहा है, तो इसकी चक्कर में हमने देखा है कि ऑनलाइन वे में सब तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मार्केट इंडिया में बढ़ रहा है, उसके पीछे एक कारण आपको ये भी देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में आता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया।
मतलब ये जो ओटीटी इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप देखोगे ना तो बहुत सारे अलग अलग जो मास्टरपीस है वो आज के टाइम पर निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारी रीजनल फिल्म्स निकल कर आ रही हैं, अलग अलग रीजन हमारे कंट्री में अलग अलग रीजन के बेसिस पर यहाँ पर फिल्म्स निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो छोटा कंटेंट है, क्योंकि वेब सीरीज़ वगैरह स्मॉल कंटेंट है, उस स्मॉल कंटेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको छोटा कंटेंट दिखाया जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा बहुत ज़्यादा आसान होता है, भैया मोबाइल फ़ोन ओपन किया, उसके बाद में अपना स्टार्ट कर दिया, वेब सीरीज़ वगैरह देख डाली, ये काम होता है ना। इसमें एडवर्टीजमेंट काफ़ी लिमिटेड होते हैं, अगर आपने पूरा सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो। पॉज एंड प्ले का ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप आराम से यहाँ पर मतलब कि कुछ ऐसी वेब सीरीज़ होती हैं जो कि ख़त्म करे बिना मन ही नहीं करता, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस चक्कर में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसकी ग्रोथ के, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब बात आती है कि कैसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से भारत के अंदर रेगुलेट किए जाते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इनको इंडिया के अंदर रेगुलेट भी किया जाता है कि भैया कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं। जो हमारी भारतीय सरकार है, इन्होंने पिछले साल कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को अनाउंस किया था। क्या अनाउंस किया था? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए इन्होंने बोला कि भैया हम लोग नए रूल्स लेकर आ रहे हैं, उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स रूल्स 2021, आईटी रूल्स 2021 के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो हमने कवर किया ही था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट किया जाएगा, उसके साथ साथ इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए गए। जैसे पहला रूल यहाँ पर बोला गया कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट होगा ना, उसको आपको डिवाइड करना होगा। मतलब जैसे कि कुछ कंटेंट होता है कि जो सभी लोग देख सकते हैं आराम से, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि जो कि 7 साल से कम बच्चों के लिए, कुछ 13 साल से कम बच्चों के लिए, कुछ 16 साल के बच्चों के लिए, और कुछ ऐसा होता है एडल्ट के लिए जो कि बच्चों के लिए नहीं है वो कंटेंट, है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर इस आईटी रूल ने ये बोला कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने आप में ही कंटेंट को क्लासीफाई करेंगी और ये ध्यान रखेंगी कि किसी भी एज के हिसाब से जो भी कंटेंट है उसको उसी हिसाब से दिखाया जाएगा। ऐसा ना हो कि मतलब कि जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि चीज़ें दिखाई जा रही हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके अंदर एज का क्लासिफिकेशन होगा। 17 साल के लिए अलग, 16 साल के लिए अलग, एडल्ट के लिए अलग कंटेंट होगा। तो इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन करना होगा। ये बेसिकली इस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बोला गया था। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई थी कि भैया जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, इन हर एक पब्लिशर को क्या करना होगा, अपना एक ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा। ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, इसका मतलब है कि यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी प्रॉब्लम को सुन सके। मान लो कोई दिक्कत है, आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म से कोई परेशानी है, आपको कोई दुख है किसी चीज़ का, तो फिर वो जो कंप्लेंट्स वगैरह वो आप कहीं पर कर सको, इसके लिए ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा हर एक पब्लिशर को। ऐसा यहाँ पर बात बोली गई थी। और अगर कोई कंप्लेंट आती है इस ग्रीवेंस ऑफिसर के पास में, तो 15 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को सॉल्व करना होगा। ये बात भी इस आईटी रूल के अंदर बोली गई थी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये तो हमने समझ लिया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, आईटी रूल, ये सब कुछ क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबंधित दिक्कतें हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो क्या हैं। तो सबसे पहला दिक्कत है डायरेक्ट रेगुलेशन। डायरेक्ट रेगुलेशन की कमी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इसको खाली गवर्न कर रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो रेगुलेट करने का कोई भी प्रोविज़न है नहीं। दूसरा, यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म से साइबर क्राइम का खतरा बढ़ सकता है। साइबर क्राइम का खतरे का मतलब यहाँ पर यह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जब भी आप इस्तेमाल करते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह जब भी आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं, तो इन चीज़ों का मिसयूज़ किया जा सकता है, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया। ये एक दूसरा खतरा है। तीसरा, इफेक्ट ऑन टेलीकॉम रेवेन्यू स्ट्रीम, यानी कि जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे बहुत अलग अलग फीचर्स आ चुके हैं। वॉइस कॉल्स आ चुकी हैं, है ना। वॉइस कॉल्स कर सकते हो आप, एसएमएस कर सकते हो, मतलब आप मैसेजेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म से। तो कहोगे इसमें क्या दिक्कत है। तो आप जब इन प्लेटफॉर्म से मैसेज कॉल कर रहे हो, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है हमारे टेलीकॉम रेवेन्यू सेक्टर का। टेलीकॉम सेक्टर यानी कि वही एयरटेल, जियो, इन सब का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि एयरटेल, जियो आपको नेट प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसी नेट का इस्तेमाल करके आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट देख रहे हो। लेकिन
कंटेंट देखने के साथ साथ बाकी सारे एसएमएस के मैसेजेस आप खूब एसएमएस कर सकते हो, वॉइस कॉल से कर सकते हो, वो फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एयरटेल और जियो के जो अपने खुद के एसएमएस के फीचर्स हैं, वॉइस कॉल के फीचर्स हैं, उनका कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे जो उस प्रकार से जो उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था, उस रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो जो टेलीकॉम रेवेन्यू स्ट्रीम है उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। दूसरा, सोसाइटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म से। क्यों? क्योंकि हमेशा से ही हमने ये देखा है कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो भी कंटेंट है वो ऑब्ससेनिटी और वल्गैरिटी को दिखाता है। थोड़ी सी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें दिखाता है जो कि सोसाइटी के लिए नहीं है, मतलब यूथ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर सकती है, और ऐसा होता भी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत वल्गर कंटेंट दिखाता है, ये बात यहाँ पर बोली गई। फिर ये चीज़ें यहाँ पर राइटर ने बताई कि इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं। अब राइटर बोलता है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, कि मतलब क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहली बात तो देखो, आपको एक रेगुलेटरी बॉडी लानी होगी, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो कि इसका अच्छे से ध्यान रखे। लेकिन एक रेगुलेटरी बॉडी लानी होगी जो कि अनबायस हो, यानी उसका किसी भी एक पर्टिकुलर तरफ झुकाव ना हो, ठीक है ना। तो हम लोग को एक अनबायस बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सारे के सारे कंटेंट को रेगुलेट करने का काम करेगी। सरकार को कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस लेकर आनी होंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखानी हैं। उसके बाद में जैसे कि जो बहुत सारे फ्रॉड हो जाता है ना, उन फ्रॉड को लेकर हमें पहले से कुछ ना कुछ तैयार करके रखना होगा कि किसी भी लोग के साथ में कोई साइबर फ्रॉड ना हो। दूसरी बात यहाँ पर मेंशन किया गया, मेंटेनिंग क्वालिटी एंड प्रोमोटिंग इक्वालिटी। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनको इंश्योर करना होगा कि जो डिजिटल कंटेंट बनाया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो जो कंटेंट है वो किसी के सेंटीमेंट को हर्ट ना करे, और ऐसा कंटेंट हो जो वल्गर ना हो, कुछ डर्टी चीज़ें ना हो, जो कि सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें, है ना। या फिर एक नए टैलेंट को प्रमोट करता हुआ वो कंटेंट हो, सोसाइटी फैमिलियर कंटेंट हो। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर मेंटेन करना होगा। फिर एट द लास्ट यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया, ये खुद व्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो देख रहा है उन कंटेंट को, ये उसकी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे सपोज़ कोई पेरेंट्स है तो वो अपने बच्चों तक यहाँ पर इन ओटीटी कंटेंट को ना पहुँचाएं, ठीक है ना, क्योंकि ओटीटी कंटेंट बहुत, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा है वल्गैरिटी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि बच्चों के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो जब तक कोई रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं आ जाए, जब तक इसके ऊपर प्रॉपर्ली रेगुलेशन ना हो जाए, तब तक यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे कि बच्चे हैं उनसे यहाँ पर ये ओटीटी का कंटेंट जो है वो दूर ही रखा जाए। ये बात भी राइटर मेंशन करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। तो आपसे यहाँ पर काफ़ी सारी जगह पर सवाल बन सकता है। एक अच्छा आर्टिकल था, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहता है कि यार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर कंसर्न क्या है, टेलीकॉम सेक्टर वर्सेस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इस प्रकार से डिबेट जो है ये बहुत रेलिवेंट रोल प्ले करती है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए। चलो फिर, आप समझ में आ चुके हैं तो फटाफट हम लोग अपनी वोकैब्स को देखते हैं, आज की इंपॉर्टेंट वोकैबलरी को। तो आज का जो पहला वोकैब आता है वो है एबोरेंट। एबोरेंट मतलब होता है घिनौना, या फिर इंग्लिश में बोले तो हेटफुल। देन आता है वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब अस्थिर या फिर टेंस। देन आता है डेस्परेट। डेस्परेट मतलब निराशाजनक या फिर कह सकते हो डिस्पेयरिंग। देन आता है यहाँ पर रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट मतलब अनिच्छुक या फिर अनविलिंग। देन आता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब अलग करना या फिर इंग्लिश में बोलें तो थ्रो वे। आई होप आपको यहाँ पर ये सारे जो वोकैब्स हैं वो समझ में आ चुके हैं। इसको आप लोग डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी आर्टिकल थे, इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे, एडिटोरियल थे, छोटे आर्टिकल थे, वो सब हमने कवर कर लिए। अब एडिटोरियल में हमने जो अभी आर्टिकल कवर किया वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है, ठीक है ना, क्योंकि वो पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि हिंदू के अंदर सैटरडे में ऑलरेडी आर्टिकल कम आता है और एडिटोरियल कोई भी अच्छा था नहीं, काम का था नहीं, क्योंकि मैं पढ़ चुका था। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 वाली मीटिंग होने वाली है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो बात बताई गई है। तो इसको ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस वो मीटिंग होने दो। अभी यहाँ पर वो मीटिंग होगी, इजिप्ट के अंदर मीटिंग चलेगी, उसका अपने आप में पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग उन आर्टिकल्स को कवर करेंगे, मतलब वो आर्टिकल अभी के लिए काम के नहीं है। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मीटिंग होने वाली है, कोई डिस्कशन होने वाला है, तो उसको अभी के लिए मत पढ़ा करो। जब वो मीटिंग हो जाए, जब वो डिस्कशन हो जाए, तो उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होते हैं, ठीक है ना, तब वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। हार्ड वर्क तो करना ही है, उसके साथ यहाँ पर स्मार्टली भी आपको यहाँ पर चीज़ों को उठाना है कि क्या क्या पढ़ना है। चलो अब 2019 के सवाल को देख लेते हैं, जो कि स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया था। एशियाटिक लायन
इंडिया में नेचुरली पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट डबल हम्प्ड कैमल है, ये भी इंडिया में नेचुरली पाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट जो वन हॉर्न राइनोसेरस है, ये भी इंडिया में नेचुरली पाया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, ए ओनली। जो एशियाटिक लायंस है ना, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर नेचुरली पाया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो डबल हम्प्ड कैमल जो देखने को मिलता है, ये इंडिया के अंदर तो देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो मतलब इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज़ के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके बाद वन हॉर्न राइनोसेरस की बात करें तो वन हॉर्न राइनोसेरस ये मैंने आपको पहले पढ़ा भी रखा है। इंडिया के साथ साथ जो तराई एरिया है, ग्रासलैंड है, नेपाल वाला, इंडिया नेपाल का बॉर्डर वाला रीजन है, वहाँ पर ही देखने को मिलता है, यानी नेपाल के अंदर ही पाया जाता है। तो बेसिकली ये जो बाकी हमारे राइनोसोरस है और डबल हम्प्ड कैमल है, ये दोनों इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, लेकिन जो एशियाटिक लायन है ये केवल और केवल नेचुरली इंडिया के अंदर पाया जाता है। दैट इज़ वाई जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलो फिर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।